हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर NTUGC NET JARA 2022 एंड वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट 5 इंडस्ट्रियल रिलेशंस। सो आपके सामने कंटेंट्स है, क्या क्या कंटेंट्स पढ़ने ही हैं मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस सेशंस में। सो आगे बढ़ते हुए मैं आपको स्लाइड पर लेकर के चल रही हूँ जहाँ से हमें आज का ये सेशन स्टार्ट करना है। राइट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तब तक आप कर सकते हैं। मीनवाइल जब तक मैं स्लाइड पर लेके जा रही हूँ आपको, और आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं जो कोड 55 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड माई विश इज कि आप जो भी जितने लोग भी मेरे सेशंस को देख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो ये सेशंस बहुत ही बेनिफिशियल हों और आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में मदद करें। और फॉर श्योर मेरी कोशिश यही रहती है और मैं कंटेंट्स भी वही लेकर के आती हूँ जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से अच्छे होते हैं, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव्स के लिए अच्छे एंड रिलायबल हों और स्पेसिफिक हों। राइट, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्पेसिफिक हो पाए। ऐसा नहीं कि आप लाइक ढेर सारा पढ़ रहे हैं लेकिन दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है। मैं वही चीज़ें आपको पढ़ाती हूँ जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं और जिनके बेसिस पे आपने अगर PYQs देखा होगा, MCQs सॉल्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं UGC नेट में। तो इन सारी बातों पे हमने चर्चा की है ऑलरेडी। सो अभी मैं फ़िलहाल मैं आपको स्लाइड पर लेकर के जा रही हूँ। सो मीनवाइल आप शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को ताकि वो भी मेरे सेशंस का बेनिफिट ले सकें और उनको ईजिली मेरी क्लासेस अवेल हो पाए, वो अवेल कर पाए। राइट, सो फिनेंस एंड बजट ऑफ ILO की बात करेंगे सेशन में। इससे पहले हमने बात की थी स्ट्रक्चर्स ऑफ ILO की, जिसके अंदर हमने बात की थी एन इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस की बात की थी। उसके बाद हमने देखा था द गवर्निंग बॉडी एंड थर्ड देखा था द इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। उसके बाद हम बात करेंगे फिनेंस एंड बजट ऑफ ILO। ILO का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का बजट क्या है, उसका फिनेंस क्या है, उसको समझेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। राइट, the ILC International Labour Conference fixes the budget on the recommendations of the governing body and the member states make contribution accordingly. Contributions are fixed on an ad hoc basis from year to year. India's contribution is 2.77% of the ILO annual budget and her contribution is seventh in order. सो क्या कह रहे हैं कि जो ILC का जो बजट है वो फिक्स होता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्निंग बॉडी। जो गवर्निंग बॉडी है उसके उनके रिकमेंडेशन पे, उनके सिफारिश पे जो ILC का है, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का जो बजट होता है वो फिक्स्ड होता है। एंड द मेंबर स्टेट्स मेक कंट्रीब्यूशन अकॉर्डिंगली, और जो उनके मेंबर, जो ILC के, ILO के, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं उनका एक फिक्स्ड अमाउंट में उनका कंट्रीब्यूशन भी होता है। राइट, एंड contributions आर फिक्स्ड ऑन एन एड हॉक बेसिस फ्रॉम ईयर टू ईयर। वो ईयर टू ईयर वेरी करता है कि किस ईयर में कितना बजट रखना है, कितना कंट्रीब्यूशन करना है, तो उनके बेसिस पे वो चेंज होता रहता है ईयर वाइज। इंडियाज कंट्रीब्यूशन इज 2.77% ऑफ द ILO। ILO के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से जो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज 2.77%। एनुअल बजट एंड हर कंट्रीब्यूशन इज सेवेंथ इन द ऑर्डर। जो उनका एनुअल बजट होता है और जिसका इंडिया का जो एनुअल बजट है एंड प्लस जो उसका कंट्रीब्यूशन है इज सेवेंथ इन द ऑर्डर। मतलब कि इससे जो 6 कंट्री और होंगी जिनका कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा होता होगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन का एक है कि ये कंट्रीब्यूशन हर कंट्री को करना पड़ेगा, वो फिक्स्ड है, लेकिन कितना करना पड़ेगा वो अपने जितना वो चाहते हैं कंट्रीब्यूट करना उतना वो करते हैं। राइट, सो जैसा कि जो इंडिया का जो प्लेस है, जो स्थान है इन ऑर्डर वाइज अगर देखें तो सेवेंथ प्लेस पे है इंडिया, जिनमें से 2.77% का कंट्रीब्यूशन होता है। इसका मतलब कि जो 6 और कंट्रीज हैं जो इससे टॉप पे हैं वो इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा फॉर श्योर। उसके बाद जितनी भी कंट्रीज हैं उनका कंट्रीब्यूशन उससे कम होगा। राइट, इम्पैक्ट ऑफ द ILO ऑन द इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस सीन। सो उसका क्या इम्पैक्ट है, ILO का इम्पैक्ट क्या है इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस पे, वो हमें देखना है यहाँ पर और समझना है। द इम्पैक्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द ILO ऑन द इंडियन लेबर सीन इज टू फोल्ड।
Firstly, the ILO was the principal source of for labor legislation in India through the ratification of the ILO standards. The principle of these standards are incorporated into the existing labor laws. Secondly, the effect of Article 3 of the Constitution of the ILO, which provides for the nomination of non-government delegates and advisors to the International Labour Conference, which is held every year in furthering the process of organization among employers and workers in India. So क्या कह रहे हैं कि इम्पैक्ट क्या है ILO का ऑन द इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस. सो हम देखेंगे इंडियन लेबर सीन्स. सो क्या है यहाँ पर इम्पैक्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द ILO. जो ILO की जो एक्टिविटीज है उसका क्या इम्पैक्ट है इंडियन लेबर सीन्स पे. इन टू फोल्ड, वो दो फोल्ड में है, दो तरीके से उनका इम्पैक्ट पड़ता है. पहला क्या है, द ILO वॉज द प्रिंसिपल सोर्स फॉर लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया. जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रिंसिपल सोर्स है फॉर लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया. लेबर लेजिस्लेशन के लिए इंडिया में वो पहला सोर्स है. लाइक ILO जो है, पहली बात तो जैसे दो फोल्ड में बताया गया, तो दो फोल्ड में जो पहला है वो है कि इंडिया का जो ILO का जो सोर्स है, प्रिंसिपल सोर्स ILO जो है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रिंसिपल सोर्स फॉर इन लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया थ्रू द रेटिफिकेशन ऑफ द ILO. जो रेटिफिकेशन का मतलब कि मंजूरी देना, राइट. सो जो ILO की जो रेटिफिकेशन थ्रू द रेटिफिकेशन ऑफ द ILO का जो भी लाइक लगता है कि इतने पे ही मुझे ओके का बोलना है, तो उन पर्टिकुलर अमाउंट पे या फिर यू कैन से कि परसेंटेज पे जो ILO का बाय द रेटिफिकेशन ऑफ द ILO जो इंडिया में जो लेट मी रीड द लाइन अगेन, इट्स कंफ्यूजिंग अ लिटिल. The ILO was the principal source for labor legislation in India. क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो ILO था, वो ILO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो प्रिंसिपल सोर्स है फॉर लेबर लेजिस्लेशन के लिए इंडिया में मेजर सोर्स है, राइट, थ्रू द रेटिफिकेशन ऑफ द ILO. और जो सोर्स, क्योंकि वो मेजर सोर्स है, तो उसमें क्या रेटिफिकेशन किसका लगेगा, उसमें रेटिफिकेशन लगेगा ILO का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के रेटिफिकेशन पे ही, उसके रेटिफिकेशन के बेसिस पे ही वो प्रिंसिपल सोर्स बनता है लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया. The principles of these standards are incorporated into the existing labor laws. जो existing labor laws हैं, जो ऑलरेडी कानून बनाए गए हैं, जो ऑलरेडी लेबर को लेकर के लॉज बनाए गए हैं, उन पे उनका द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्टैंडर्ड्स आर इनकॉर्पोरेटेड. जो उनके प्रिंसिपल्स हैं ILO के, वो किस पे इम्प्लीमेंट होते हैं, जो एग्जिस्टिंग, जो ऑलरेडी लेबर लॉ पे कानून बने हुए हैं, जो लेबर लॉ पे ऑलरेडी स्टैंडर्ड एक बना हुआ है, उसी पे वो बेस कर रिलाय करते हैं. सेकेंडली, द इफेक्ट ऑफ द आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ILO. जो दूसरा क्या है, दूसरा है इफेक्ट ऑफ द आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ILO, which provides for the nomination of non-government delegates and advisors to the International Labour Conference, which is held every year in the furthering the process of organization among employers and workers in India. So जो दूसरा इफेक्ट है अंडर द आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ILO, जो कि प्रोवाइड करता है नॉमिनेशन ऑफ नॉन गवर्नमेंट डेलीगेट्स. वो क्या करता है, नॉन गवर्नमेंट डेलीगेट्स का नॉमिनेशन करता है, प्रोवाइड करता है, एंड एडवाइजर्स टू द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस. और क्या करता है, एडवाइज करता है टू इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस को एडवाइस भी करता है, विच इज हेल्ड एवरी ईयर इन द फर्दरिंग. जो कि हर साल हेल्ड होता है, मतलब हर साल वो होता है, ये जो प्रोसेस है वो हर साल होता है. फर्दरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एमंग एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स इन इंडिया. ये जो प्रोसेस है वो हर साल होता है अमंग द एम्प्लॉयर्स एंड द एम्प्लॉयज इन इंडिया. द ILO स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन लेबर लेजिस्लेशन. जो ILO का स्टैंडर्ड क्या है एंड इंडियन लेबर लेजिस्लेशन क्या है वो समझेंगे हम यहाँ पर. वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, द लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द ILO is to formulate international labor standards. The ILC provides a forum for
discussion and deliberation of international labor problem, and then formulates the standards in the form of conventions and recommendations. So on the basis of problems arises in the industry under the ILC इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, अगर इनको लेबर के लेबर लॉ को लेकर के या फिर लेबर से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम को लेकर के अगर उनके सामने इश्यूज लगता है कि ये इशू बन सकता है या फिर ये एक प्रॉब्लम है इंडस्ट्री में लेबर के स्टैंडर्ड्स को लेकर के, कोई इंटरनेशनल प्रॉब्लम अगर उनको लगता है कि राइज होती है तो उन पे वो क्या करते हैं, वो रिकमेंडेशन देते हैं कन्वेंशंस की. सो कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशंस के बेसिस पे उनके लिए एक एक कहते हैं कि एक अच्छा स्टैंडर्ड बनाया जाता है, एक प्रिंसिपल बनाया जाता है जिसके बेसिस पर उनका कोई शोषण ना हो पाए, एम्प्लॉयज़ का, वर्कर्स का कोई शोषण ना हो पाए, उनकी किसी भी तरह से सोशल या फिर कहते हैं कि फिनेंशियल उनका कोई कोई लॉस ना हो या उनका कोई शोषण ना हो, राइट. सो उनके बेसिस पर रिकमेंडेशंस एंड कन्वेंशंस बनते हैं और उन कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशन के बेसिस पे उनके वेलफेयर की बात की जाती है, वर्कर्स की, right. These conventions and recommendations are collectively known as the International Labour Code. और इन conventions and recommendations को accumulate करके अगर बात की जाए या फिर collectively बात की जाए तो वो किस तरह से जाने जाते हैं, that they are known as International Labour Code. इनको इंटरनेशनल लेबर कोड के नाम से जाना जाता है. अब बात करेंगे कन्वेंशंस की, रिकमेंडेशंस की, इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स ऑन इंडियन लेबर लेजिस्लेशन, इनकी बात करेंगे, डिफिकल्टीज इन द एडॉप्शन ऑफ कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन की भी बात करेंगे. तो ये सारे ही टॉपिक्स हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे. तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशंस एंड माई वीडियोज. थैंक यू वेरी मच.